तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 1 अगस्त 2022 की। साथ ही में दिन है सोमवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है शुक्ला चतुर्थी और महीना है श्रावण का। साथ ही साल चल रहा है विक्रम संवत 2079। तो दोस्तों आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलें सीधे पहली खबर की तरफ। आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। इंडियन ऑयल को पेट्रोल पे 10 रुपए और डीजल पे 14 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हो रहा है नुकसान। बीते 2 साल में पहली बार ये घाटा दर्ज किया गया है। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने अप्रैल जून तिमाही के दौरान पेट्रोल को 10 रुपए और डीजल को 14 रुपए प्रति लीटर के नुकसान पर बेचा है। PTI की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इसकी वजह से 2 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन ऑयल को लगातार 3 महीने घाटे लगे हों। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि बीते अप्रैल से जून के महीने के बीच इंडियन ऑयल कंपनी को लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 1 साल पहले इसी अवधि में घाटे के बजाय नेट प्रॉफिट हुआ था 5,941 करोड़ 37 लाख रुपए का। तो इन्हीं सब भारी घाटे के कारण ये आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा सकती हैं। अगर तेल कंपनी के नजरिए से देखें तो पूरा घाटा कम करने के लिए पेट्रोल पे 10 रुपए और डीजल पे 14 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी करनी होगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आखिरकार धरती पे गिर ही गया चीन के रॉकेट का मलबा। आसमान में दिखी तेज रोशनी। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। इसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट पृथ्वी से टकरा गया है। जानकारी के मुताबिक रॉकेट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही जल गया, लेकिन 30 से 31 जुलाई की दरमियानी रात रॉकेट के कुछ टुकड़े धरती पे गिरे। आपको बता दें, इस रॉकेट के लॉन्च होने के बाद से ही वैज्ञानिकों को ये चिंता थी कि ये रॉकेट अंतरिक्ष से धरती पे गिर सकता है। इस बारे में US डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि इस रॉकेट का मलबा इंडियन ओशन के पास गिरा है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पात्राचौल घोटाले में शिवसेना के संजय राउत हुए गिरफ्तार। बीते रोज 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने रात 12 बजे किया अरेस्ट। संजय राउत को आज पेश किया जाएगा कोर्ट में। जी हाँ, महाराष्ट्र के पात्राचौल घोटाले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत को अभी हाल ही में बीते रात 12 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने से पहले उनसे 6.5 घंटे की लंबी पूछताछ की गई थी। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उनके भाई सुनील रावत ने कहा है कि गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोप लगाते हुए राउत के भाई ने कहा कि भाजपा संजय राउत से डरती है। साथ ही आपको बता दें, एक बयान संजय राउत की तरफ से भी आया है। उन्होंने कहा कि पीट कर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर आगे राउत ने कहा कि इससे ना तो शिवसेना कमजोर होगी और ना ही महाराष्ट्र कमजोर होगा। मैं झुकूंगा नहीं और ना ही पार्टी छोड़ूंगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सरकार ने मंकी पॉक्स के लिए टास्क फोर्स का किया गठन। अलग अलग मंत्रालय के अधिकारी साथ में करेंगे काम। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने कोरोना की तरह अब मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर भी एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो बीमारी की रोकथाम, जांच, उपचार और टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश तय करेगी। यानी कि मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर कोई सावधानी बतानी होगी या इससे जुड़ा कोई नियम जारी करना होगा तो वो इसी टास्क फोर्स की तरफ से किया जाएगा। दोस्तों असल में बात यह है कि अब मंकी पॉक्स के मामले भी अपने देश में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसी की वजह से भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में फिर जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून ने तोड़ा बीते 11 साल का रिकॉर्ड। वहीं शिमला में भारी बारिश की वजह से जगह जगह हुए हैं लैंडस्लाइड। जी हां, देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में 2 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से आई एक और ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगले 5 दिनों तक सिक्किम में, असम में, मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं मौसम का ताज़ा अपडेट। यानी कि आज 1 अगस्त 2022 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, देखें अपनी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, साथ ही में सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, तटीय कर्नाटका में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पे भारी बारिश की संभावना है।
इसके अलावा भी गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, साथ ही झारखंड में, गंगे पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, साथ ही मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, इन सब जगहों पर भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी देश की राजधानी दिल्ली में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, गुजरात में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में और मध्य महाराष्ट्र में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, कहा साल 2024 में भी नरेंद्र मोदी होंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रविवार को पटना में विभिन्न भाजपा मोर्चा की 2 दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों, असल में बात यह है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की चर्चा हमेशा ही बनी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति से संन्यास लेने और नए चेहरे को सामने लाने को लेकर अक्सर अटकलें लगती रहती हैं। हालांकि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी अभी राजनीति से संन्यास लेने वाले नहीं हैं, बल्कि आने वाले 2024 में फिर से वही पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि एक और बड़ा राजनीतिक बयान आया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। जेपी नड्डा बोले कि सब खत्म हो जाएगा, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। साथ ही कहा कि अगर हम अपनी विचारधारा पे चलते रहे तो देश के अंदर से क्षेत्रीय पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। जी हां, भारत से सारी राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। आपको बता दें, ये कहना है बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। साथ ही जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाली कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ नहीं मिलता और न ही कुछ मिलेगा, तब भी लोग लगे हुए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज रविवार को मन की बात कार्यक्रम का 91वां एपिसोड हुआ प्रसारित। पीएम मोदी बोले कि आजादी की 75वीं सालगिरह मनाना सौभाग्य की बात है। जी हां, मन की बात के 91वें एपिसोड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष जल्द ही पूरे करने वाला है। पीएम मोदी ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही आजादी अमृत महोत्सव अभियान से जुड़ रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों पे खुशी जताई। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से ऐसे रेलवे स्टेशनों के बारे में जानने को कहा जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हुए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से पूरे देश की जनता से ये अपील की है कि 13 से 15 अगस्त के बीच देश भर के सभी लोग अपने घरों पे तिरंगा फहराएं। साथ ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी तिरंगा लगाने की बात कही है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले सन 2024 में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी होंगे। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या चाहते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने या नहीं। इस पर आपकी अपनी पसंद या पर्सनल राय क्या है, आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। कर्नाटका में करवाई जाती है मरे हुए लोगों की शादी। लड़की लड़के से बड़ी होती है तो नहीं होता है रिश्ता। इसी तरह की कई और रस्में निभाई जाती हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ कई तरह से शादियाँ होती हैं। जगह धर्म जात बदलते ही शादी करने के तरीके भी बदल जाते हैं। आपने कई तरह की शादियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि 2 मरे हुए लोगों की भी शादी होती है? जी हाँ, कर्नाटका में 2 ऐसे लोग जो कि मर चुके हैं उनकी शादी करवाई जाती है। इसी से जुड़ी जानकारी में बताया गया है कि कर्नाटका में दक्षिण कन्नड़ जिले में 2 बच्चों के मरने के बाद उनकी शादी कराने की प्रथा है। इस प्रथा को प्रेत कल्याणम के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में आज भी कुछ समुदाय इस प्रथा को निभाते हैं। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में इस तरह की एक शादी करवाई गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। अकेले देश की राजधानी में मिले हैं 1200 से ज्यादा नए मामले कोरोना के। संक्रमण दर अब बढ़कर हो गई है 9.35%। जी हाँ, बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के नए मामले 1263 सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण दर 9.35% दर्ज की गई है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि संक्रमण दर का आसान से ये मतलब होता है कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है तो कितने लोग कोरोना से संक्रमित निकल रहे हैं।
जैसे कि ये दर राजधानी दिल्ली में 9.35% है। इसका मतलब यह है कि हर 100 में से 9 या 10 लोग कोरोना से संक्रमित निकल रहे हैं। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट पूरे देश को लेकर, वो भी सीधे भारत सरकार की अपनी वेबसाइट से। देखें अपनी स्क्रीन पर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 19,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 45 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 19,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,43,676 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो गए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, 45 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण केवल एक दिन में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज कॉमनवेल्थ में रहा यंगिस्तान का जलवा। 19 साल के जेरेमी और 20 साल के अंचिता ने भारत को दिलाया गोल्ड। टीम इंडिया को अब तक मिल चुके हैं 6 मेडल। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में बीते रविवार को भी भारतीय वेट लिफ्टर्स का जलवा कायम रहा। बीते रोज दिन भर में वेट लिफ्टिंग के 3 इवेंट हुए और भारत ने 2 में गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ भारत के 6 मेडल हो गए हैं और ये सभी मेडल वेट लिफ्टिंग से आए हैं। यानी कि अभी तक किसी और खेल से कोई और मेडल नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को पहले मेंस 67 केजी में जेरेमी लाल नेरुंगा ने सुनहरी कामयाबी हासिल की, यानी कि गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद देर रात अंचिता शेवली ने 73 केजी कैटेगरी में देश के नाम एक और गोल्ड मेडल जीता। आइए चलें अगली खबर की तरफ। क्या ऑनलाइन हो सकती है शादी? एक मामले को लेकर देश के स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 है चर्चा में। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, दुल्हन भारत में और दूल्हा अमेरिका में इतनी दूर रहते हुए भी हो गई शादी, यानी कि ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से। शायद हो सकता है आप में से कई लोगों को लग रहा होगा ये कोई कहानी है, लेकिन आपको बता दें ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में सच में ऐसे शादी हुई है और इसकी परमिशन खुद हाई कोर्ट ने दी है। जानकारी के मुताबिक ये मामला तमिलनाडु के कन्याकुमारी का है और इस मामले में फैसला मद्रास हाई कोर्ट की मैदूरे बेंच ने दिया है। यानी कि ऑनलाइन या वर्चुअल शादी का कॉन्सेप्ट भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन भारतीय कानून में इसकी परमिशन है। यानी कि इस तरह से शादी करने पर भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि कौन से धर्म के हिसाब से शादी को वैलिड माना जाएगा या नहीं, ये तो धर्म के गुरुओं पे निर्भर करता है कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। झारखंड कैश कांड में 3 विधायकों समेत 5 हुए अरेस्ट। तीनों विधायक कांग्रेस से निकाले गए। कोर्ट में पेशी के बाद अब 10 दिन की रिमांड पे भेजा गया है। जी हां, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में बीते शनिवार को कांग्रेस के 3 विधायकों को 48 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा गया था। जानकारी के मुताबिक हावड़ा पुलिस ने अब इसी मामले में तीनों विधायकों समेत एक एसयूवी ड्राइवर और एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हाल ही में तीनों कांग्रेस विधायक को कोर्ट में पेश किया गया और तीनों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पे भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ से एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया है कि तीनों कांग्रेसी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि अब इन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में 21 सॉल्वर हुए अरेस्ट। आईटीआई कॉलेज का टीचर रहा है सॉल्वर गैंग का सरगना। कहा था एक एक सवाल के जवाब बताएंगे। जी हाँ, यूपी के 12 जिलों के 501 केंद्रों पे अभी हाल ही में बीते रविवार को लेखपाल भर्ती परीक्षा थी, पर इसमें भी सॉल्वर गैंग ने सेंध लगा दी, यानी कि उन बेईमानों ने जो कि छात्रों को मदद करते हैं पेपर को नकल करने में। जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में एसटीएफ ने प्रदेश भर में कुल 11 इस तरह के लोगों को पकड़ा है और इन्हीं तरह के लोगों को सॉल्वर कहा जाता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक लखनऊ में 2, वाराणसी में 4, कानपुर में 6, बरेली में 1, मुरादाबाद में 4 और गोंडा से 1 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास एक छोटी सी ब्लूटूथ डिवाइस भी मिली है। वाराणसी में एसटीएफ ने बताया है कि कैंडिडेट से सॉल्वर गैंग के सरगना ने 10-10 लाख रुपए लिए थे और उन्हें एक ब्लूटूथ डिवाइस दी थी। इसी ब्लूटूथ डिवाइस को लेकर सरगना ने कहा था कि वो एक एक सवाल का जवाब बताता जाएगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। भारत के प्रमुख शहरों से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट कहां के लिए जा रही है, इससे जुड़ी आई है एक रिपोर्ट। जी हाँ, भारत के विभिन्न शहरों से विदेशी गंतव्यों के लिए उड़ानों के मामले में मई माह में दुबई सबसे आगे रहा है। विमान क्षेत्र की विश्लेषक फॉर्म सीरियम के मुताबिक अभी हाल ही में मई के महीने में भारत से उड़ानों के मामले में 20 मार्गों में से 7 दुबई के लिए थे। सीरियम के आंकड़ों के मुताबिक अभी हाल ही में 3 साल पहले मई 2019 में हवाई जहाज के अंतर्राष्ट्रीय जो 20 रास्ते हैं उनमें से केवल 2 पे दुबई की फ्लाइटें चलती थी, लेकिन केवल 3 साल में देश के लोगों का आना दुबई में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 20 में से 7 अंतर्राष्ट्रीय हवाई रास्ते दुबई के लिए बिजी थे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कोहली को जिम्बाब्वे दौरे से भी मिला आराम। शिखर धवन फिर करेंगे कप्तानी। राहुल त्रिपाठी को फिर मिला है मौका। वहीं 7 महीने के बाद दीपक चाहर की हुई है टीम में वापसी। जी हां, जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व कप्तान विराट कोहली को इस दौरे से भी आराम मिला है, जबकि राहुल त्रिपाठी को मौका दिया गया है। साथ ही शिखर धवन एक बार फिर से कप्तान बनेंगे, यानी कि जिम्बाब्वे के दौरे पर शिखर धवन टीम के कप्तान होंगे।
साथ ही रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह भी आराम पर हैं। इसी बीच केएल राहुल कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि एक और जानकारी आई है जिसके मुताबिक तेज गेंदबाज दीपक चाहर की चोट से वापसी हो गई है। दीपक ने टीम इंडिया के लिए आखिरी मुकाबला फरवरी में खेला था। बीसीसीआई ने इस टीम का ऐलान जिम्बाब्वे में 3 वनडे मैच के लिए किया है। जानकारी के मुताबिक टीम 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच जिम्बाब्वे में ये मुकाबला खेलेगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। केंद्र यानी कि भारत सरकार के 6 डिपार्टमेंट्स में निकली वैकेंसी। आर्मी, एसएससी, नाबार्ड, बीएसएफ और बिजली विभाग में सितंबर तक आवेदन करने का है मौका। जी हां, सरकारी नौकरी के लिए केंद्र सरकार के 6 विभागों में बम्पर वैकेंसी निकली है। इनमें पहले नंबर पर है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऑफिसर्स के पदों पे बम्पर वैकेंसी निकाली है। आने वाले 14 अगस्त तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहीं दूसरी वैकेंसी निकाली गई है HAL की तरफ से, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त 2022 है। ज्यादा जानकारी के लिए या वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आप हेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसी तरह तीसरी वैकेंसी निकाली गई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, यानी कि BSF में। BSF ने हेड कांस्टेबल समेत कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इनमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2022 है। ज्यादा जानकारी के लिए आप bsf.go.in को विजिट कर सकते हैं। वहीं एक और वैकेंसी है जो कि PGCIL की तरफ से निकाली गई है, यानी कि सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इस वैकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं powergrid.in वेबसाइट को। तो दोस्तों, आज 1 अगस्त 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।